आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल का अध्ययन कर रहे थे और गुप्त काल में हम स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। गुप्त काल में स्कंद गुप्त की हम चर्चा कर रहे थे और स्कंद गुप्त में कुछ 2-4 लाइनें और बची हुई हैं जिनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो गुप्त काल से संबंधित जो एक शासक है स्कंद गुप्त, इससे संबंधित 2-4 बिंदु और हैं, हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं स्कंद गुप्त की। तो देखिए, स्कंद गुप्त इसका समय 455 से 467 ईस्वी। स्कंद गुप्त के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन इसमें 2-4 बिंदु और हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, स्कंद गुप्त। तो देखिए दोस्तों, स्कंद गुप्त से संबंधित 2-4 बिंदु हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। एक तो इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर अयोध्या को राजधानी बनाया। देखिए, एक तो इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर अयोध्या को बनाया अपनी राजधानी। पाटलिपुत्र के स्थान पर इन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया। इसी प्रकार सर्वाधिक मिलावट वाले सिक्के या मिलावटी सिक्के, अशुद्ध सिक्के कह सकते हैं, मिलावटी सिक्के जिन्हें क्या कह सकते हैं, अशुद्ध सिक्के। गुप्त काल में सर्वाधिक मिलावटी या अशुद्ध सिक्के किस शासक के काल में जारी होते हैं, वो शासक है स्कंदगुप्त। इसी प्रकार इसने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए और इसके समय जो हूण आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ध्यान रखना है, हूण आक्रमण, इसके समय जो हूण आक्रमण हुआ, हूण आक्रमण की जानकारी एक तो जूनागढ़ अभिलेख और एक भीतरी लेख और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख और एक भीतरी लेख। इन दोनों से इसके हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। और आक्रमण करने वाले जो हूण थे वो कौन थे, खुशनवाज। जो आक्रमण करने वाले कौन कौन थे, एक तो था खुशनवाज व तोरमान। जो हूण आक्रमण हुए वो हूण कौन कौन थे जो आक्रमणकारी थे, एक का नाम था खुशनवाज और एक का नाम था तोरमान। तो ये 3-4 बिंदु और हैं स्कंदगुप्त में। पाटलिपुत्र के स्थान पर अयोध्या को राजधानी बनाया। सर्वाधिक मिलावटी सिक्के, अशुद्ध सिक्के इसी के समय मिले हैं। इसी प्रकार इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। हूण आक्रमण की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। और खुशनवाज व तोरमान हूण आक्रमणकारी इसके समय आक्रमणकारी नेता थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पुरुगुप्त, एक शासक आता है पुरुगुप्त। इसके बाद एक शासक आता है पुरुगुप्त। देखिए, ये बौद्ध मत का अनुयायी था, ये बौद्ध मत का अनुयायी था। तो एक तो ये बौद्ध मत का अनुयायी। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने बुद्ध धर्म अपनाया था, प्रथम गुप्त शासक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया, प्रथम बौद्ध शासक
कौन से वंश की बात कर रहे हैं अपन? गुप्त वंश की बात कर रहे थे। तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया वो कौन सा था? पुरुगुप्त। और इसकी उपाधि प्रकाशादित्य थी। इसकी उपाधि प्रकाशादित्य। इसकी उपाधि कौन सी थी? प्रकाशादित्य की। तो ये पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद एक शासक का उल्लेख मिलता है, इसका नाम है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद है बुद्धगुप्त, एक शासक है जिसका नाम है बुद्धगुप्त। इसमें देखिए, इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये बौद्ध मत का अनुयायी था, ये भी बौद्ध मत का अनुयायी था। और इन्होंने नालंदा महाविहार को दान दिया था, ध्यान रखना है, नालंदा महाविहार को दान दिया। नालंदा महाविहार को दान दिया बुद्धगुप्त। इसके बाद एक शासक आता है नरसिंहगुप्त बालादित्य। एक शासक है नरसिंहगुप्त बालादित्य। ये शैव मत का अनुयायी था। ये कौन से मत का अनुयायी था? ये शैव मत का अनुयायी था। ये कौन से मत का अनुयायी था? शैव मत का। और इसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, ध्यान रखना है, हूण शासक मिहिर कुल को इसने पराजित किया था। हूण वंश का शासक था मिहिर कुल को इसके द्वारा पराजित किया गया। इसके बाद एक शासक आता है आपका भानुगुप्त। एक शासक है जिसका नाम है भानुगुप्त। दोस्तों, भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इसका एक अभिलेख है ऐरण अभिलेख, इसका एक अभिलेख है ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। और इससे हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि गोपराज नामक सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। गोपराज नामक सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। गोपराज सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से ही मिलती है। और विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अब दोस्तों, आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है, जे गुप्त वंश के पतन के बाद, जैसे अपन यहाँ बात करें, गुप्तों के पतन के बाद 3 वंशों का उदय हुआ। गुप्तों के पतन के बाद कितने वंशों का उदय होता है? 3 वंशों का उदय होता है। तो एक इसमें है मैत्रक वंश,
जिसका संबंध है वल्लभी से। मैत्रक वंश और जिसका संबंध कहाँ से है, वल्लभी से। एक है आपका मोखरी वंश, एक तो है मैत्रक वंश और एक है आपका मोखरी वंश। ये जो मोखरी वंश है इसका संबंध कहाँ से है, कन्नौज से। इसका संबंध कहाँ से है, कन्नौज। और एक है नंबर 3 पुष्यभूति वंश और इसका संबंध कहाँ से है, थानेश्वर से। इसका संबंध कहाँ से है, थानेश्वर से। तो गुप्तों के पतन के बाद 3 वंशों का उदय हुआ, मैत्रक, वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज का मोखरी वंश और थानेश्वर का पुष्यभूति। तो ये गुप्त वंश के कुछ शासक थे। इसके बाद हम नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गुप्त काल में या गुप्त वंश में, एक नया टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ क्या क्या नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से महान विद्वान हुए, कौन महान गणितज्ञ हुआ, कौन महान खगोल शास्त्री था, कौन महान ज्योतिष था, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये थे गुप्त वंश के शासक। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अगला हमारा चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में एक अलग चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। सर्वप्रथम बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो सर्वप्रथम हम इनका जन्म परिचय, जीवन परिचय, उसके बाद इन्होंने किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताया, गणित के सूत्रों के बारे में बताया, बीज गणित का इन्हें जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम है जो 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें 121 श्लोक हैं। इन्हें बीज गणित का जनक माना जाता है। इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, चंद्रमा के बारे में बताया, पृथ्वी की गति के बारे में बताया। तो इन्होंने जो भी बताया है उनका हम सब डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले इनका सामान्य परिचय देख लीजिए एक बार। तो आर्यभट्ट तो इनका जन्म 476 ईस्वी को कुसुमपुर पटना में हुआ। जन्म 476 ईस्वी को कुसुमपुर पटना में। ये एक गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ये एक गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ये गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इन्हें बीज गणित का जनक माना जाता है। इन्हें बीज गणित का जनक माना जाता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं सबसे पहले हम बात करें आर्यभट्टियम। इनकी एक रचना है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसके बारे में देखिए दोस्तों, तो इसमें 121 श्लोक हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 121। और ये मुख्यतः खगोल शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, खगोल शास्त्र से।
इस पुस्तक का मुख्य रूप से संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से। और इसमें लेखक का नाम मिलता है, इस पुस्तक में हमें लेखक का नाम मिलता है। इसी प्रकार ये 4 खंडों में विभाजित है। ये कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में। ये जो पुस्तक है ये 4 खंडों में विभाजित है। देखिए, गणितपाद, गोलपाद, गीतिकापाद और एक है काल क्रियापाद। तो ये जो आर्यभट्टियम इनकी प्रसिद्ध रचना, इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 121 श्लोक हैं। इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? खगोल शास्त्र से। इसमें हमें लेखक का नाम मिलता है, यानी लेखक कौन है? आर्यभट्ट। और ये 4 खंडों में विभाजित है, गणितपाद, गोलपाद और गीतिकापाद तथा काल क्रियापाद। ये तो पहली रचना है इनकी। दूसरी रचना देखो, 10 गीतिका सूत्र, जैसे अपन यहाँ लिखें, इनकी दूसरी रचना इनकी जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम क्या है? 10 गीतिका सूत्र। और तीसरी जो रचना है सूर्य सिद्धांत। तीसरी जो इनकी रचना है उसका नाम क्या है? सूर्य सिद्धांत। तो इनकी प्रमुख रचना है आर्यभट्टियम, दूसरी रचना है 10 गीतिका सूत्र, तीसरी है सूर्य सिद्धांत। इसके बाद देखिए, अब इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण देन दी हैं, क्या क्या योगदान है इनका। तो महत्वपूर्ण देन इन्होंने क्या क्या बताया? देखिए, एक तो इन्होंने पाई का मान 22/7 बताया। नंबर 1, पाई का मान बताया 22/7 यानी 3.1416। तो पाई का मान 22/7 बताने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। इसी प्रकार नंबर 2, पृथ्वी की त्रिज्या का सूत्र बताया। इसी प्रकार इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या का सूत्र बताया। और नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया। नंबर 4, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। नंबर 5, इन्होंने बताया कि चंद्रमा के चमकने का कारण सूर्य है। चंद्रमा के चमकने का कारण क्या है? सूर्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनकी, जो देन है वो देखिए। इसके बाद खगोल शास्त्र व गणित को इन्होंने अलग अलग कर दिया। नंबर 6, खगोल शास्त्र व गणित को अलग अलग किया। इन्होंने खगोल शास्त्र और गणित को अलग अलग किया। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। नंबर 7,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अभी हमने बात की, इन्हें बीज गणित का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? बीज गणित का। इसके बाद देखिए नंबर 8, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो ये आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण देन मानी जाती हैं। पाई का मान बताया, पृथ्वी की त्रिज्या का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया। इसी प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं, आर्यभट्टियम, 10 गीति का सूत्र और सूर्य सिद्धांत। व्रत, त्रिज्या, दशमलव पद्धति के बारे में बताया इन्होंने। व्रत, त्रिज्या और दशमलव पद्धति का, व्रत, त्रिज्या व दशमलव पद्धति के बारे में जानकारी दी। तो ये आर्यभट्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप 1-2 बार इनका रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे थे। इसके बाद जैसे हम बात करें वराहमिहिर की बात करेंगे, वो एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे। वराहमिहिर महान खगोल शास्त्री थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बाद एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका नाम है वराहमिहिर। जिनका नाम है वराहमिहिर, ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? वराहमिहिर की। वराहमिहिर एक तो ये आर्यभट्ट के समकालीन थे और इनका जन्म 490 ईस्वी को उज्जैनी में हुआ था। आर्यभट्ट के समकालीन हैं, तो जन्म 490 ईस्वी को उज्जैनी में, और ये किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट के समकालीन थे। ये आर्यभट्ट के समकालीन थे। ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं ज्योतिष से संबंधित थे। इन्होंने खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष पर सर्वाधिक बल दिया है। खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष पर सर्वाधिक बल दिया। खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष पर सर्वाधिक बल दिया था। इन्होंने खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया। अब इनकी रचनाएं देखिए। पंच सिद्धांतिका सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। इनकी रचनाएं पहली इनकी रचना है पंच सिद्धांतिका। ये जो पंच सिद्धांतिका इनकी रचना है, ये 5 भागों में विभाजित है। ये कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। तो ये जो पंच सिद्धांतिका है, इसके कितने भाग हैं? 5। पितामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य। ये ध्यान रखना है, 5 भागों में विभाजित है। जो पंच सिद्धांतिका है वो कितने भागों में है? 5 भागों में। पितामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य। पितामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य। इसके बाद इनकी दूसरी रचना वृद्धजातक,
नंबर 3 व्रत संहिता, नंबर 4 लघु जातक और नंबर 5 विवाह पटल। ये इनकी 5 रचनाएं हैं। पंच सिद्धांतिका ये 5 भागों में है और इसके बाद व्रत जातक, व्रत संहिता, लघु जातक और विवाह पटल ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए इन्होंने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में विभाजित किया था। नोट, इन्होंने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में विभाजित किया। इन्होंने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में, संहिता, इसमें हमें फलित ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती है। फलित ज्योतिष संहिता, फलित ज्योतिष तंत्र, ये खगोल एवं गणित से संबंधित है। खगोल व गणित से संबंधित है। एक है होरा, ये जन्म पत्रिका से संबंधित है। जन्म पत्रिका, तो इन्होंने ज्योतिष विद्या को कुल कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। इसी प्रकार ये जो वराहमिहिर थे, इन्होंने जन्म कुंडली बनाने पर बल दिया था। ध्यान रखना है, इन्होंने जन्म कुंडली बनाने पर सर्वाधिक बल दिया। इन्होंने जन्म कुंडली बनाने पर बल दिया। इनके ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो यूनानी प्रभाव था। इन पर सर्वाधिक यूनानी प्रभाव था। इन पर सर्वाधिक यूनानी प्रभाव था। इसीलिए इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का खंडन किया था। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया। तो ये थे वराहमिहिर। तो वराहमिहिर उज्जैनी आर्यभट्ट के समकालीन थे। ये मुख्य रूप से खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष पर ज़्यादा बल देते थे। इनकी रचनाएं जरूर याद रखनी है। पंच सिद्धांतिका, व्रत जातक, व्रत संहिता, लघु जातक, विवाह पटल रचनाएं हैं। जो पंच सिद्धांतिका 5 भागों में है। पैतामय, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य। पैतामय, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य। इन्होंने ज्योतिष विद्या को कुल कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। संहिता, फलित ज्योतिष तंत्र, खगोल गणित, होरा, जन्म पत्रिका। तो इन्होंने जन्म कुंडली बनाने पर बल दिया। इन पर सर्वाधिक यूनानी प्रभाव था और इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का खंडन किया था। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का इनके द्वारा खंडन किया जाता है। तो ये थे वराहमिहिर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित कुछ विद्वान हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो एक विद्वान है, एक भास्कराचार्य प्रथम। भास्कराचार्य प्रथम। इनकी 2 रचनाएं हैं, बृहद भास्कर और लघु भास्कर। इनकी रचनाएं देखिए। बृहद भास्कर और लघु भास्कर। बृहद भास्कर और लघु भास्कर। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों का समर्थन किया और आर्यभट्ट की पुस्तकों पर भाष्य लिखे।
तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों का समर्थन किया। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का समर्थन किया और आर्यभट्ट की पुस्तकों पर भाष्य लिखे। तो भास्कराचार्य प्रथम रचनाएं वृहद भास्कर और लघु भास्कर। इसके बाद भास्कर सेकंड, भास्कर सेकंड। तो वो थे भास्कर प्रथम और उसके बाद है भास्कर सेकंड। इसमें देखिए इनकी रचना है सिद्धांत शिरोमणि, इनकी प्रसिद्ध रचना सिद्धांत शिरोमणि। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। और ये जो सिद्धांत शिरोमणि है ये 4 भागों में है। ये जो सिद्धांत शिरोमणि है इसके 4 भाग हैं। देखिए लीलावती, गृहगणित, बीजगणित, लीलावती, गृहगणित, बीजगणित और एक है गोला, नंबर 4 है गोला। तो ये भास्कर सेकंड की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। ये 4 भाग हैं इसके। लीलावती, ध्यान रखना है लीलावती इसी का भाग है, महत्वपूर्ण है। लीलावती किसका भाग है? सिद्धांत शिरोमणि का, जो किसकी रचना है? भास्कर सेकंड की। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन। ब्रह्मगुप्त तो ये भीनमाल जालोर के निवासी हैं। भीनमाल जालोर के निवासी। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंडक खाद्यक। ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्यक। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्होंने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति होती है। तो ध्यान रखना है, न्यूटन से पूर्व इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है। न्यूटन से पूर्व बताया पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इसके बाद देखिए सुश्रुत, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सुश्रुत संहिता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुश्रुत संहिता। ये शल्य चिकित्सक थे, ये एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे, एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। इसी प्रकार पालकाप्य,
पाल काव्य, इनकी प्रसिद्ध रचना है हस्तायुर्वेद। हस्तायुर्वेद। पाल काव्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हस्तायुर्वेद। वाग्भट का अष्टांग हृदय, वाग्भट इनकी प्रसिद्ध रचना है अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। एक पुस्तक और है नवनीतकम, नवनीतकम। यद्यपि इसका लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका संबंध भी चिकित्सा से है, चिकित्सा से संबंधित है इस पुस्तक का, नवनीतकम का। तो कुछ रचनाएं और हैं, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कर सेकंड, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, पाल काव्य का हस्तायुर्वेद, वाग्भट का अष्टांग हृदय और नवनीतकम, जिसका संबंध किससे है? चिकित्सा से। तो ये था गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी हम बात करें, हमने इससे पहले चर्चा कर ली है, हम चर्चा कर चुके हैं, आपको याद हो, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, लौह स्तंभ लेख, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, डिटेल से मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला, जो आपका जो नया टॉपिक आता है वो है कालिदास। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य। तो सबसे पहले हम साहित्य की बात करते हैं, और साहित्य में पहला बिंदु है आपका कालिदास। साहित्य में पहला बिंदु है आपका कालिदास। तो ये जो कालिदास हैं संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान थे, संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। इनकी 7 रचनाएं हैं जिनका हम अलग अलग रूपों में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार कालिदास गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे, गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे, संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे, और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर का संबंध था ब्रिटेन से, जिनके कुछ उपन्यास हैं उन पे भी हम चर्चा करते हैं। तो ये जो कालिदास हैं, एक तो गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ नाटककार, गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ नाटककार, संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे, संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो शेक्सपियर थे, इनका संबंध ब्रिटेन से था, यानी ये एक महान उपन्यासकार थे, एक महान उपन्यासकार थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए शेक्सपियर की कुछ रचनाएं हैं। रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ और ओथेलो, ये कुछ रचनाएं इनकी।
जो शेक्सपियर से तुलना की जाती है कालिदास की, तो इनका संबंध कहाँ से था? ब्रिटेन से। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ और ओथेलो। कालिदास के 7 रचनाएं हैं। कुल इनकी कितनी रचनाएं हैं? 7। उनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें इनके जो महाकाव्य हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके महाकाव्य। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश 7 रचनाएं इनकी, 7 को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। रघुवंश, इसमें 19 सर्ग है। और ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19। इसमें इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का उल्लेख। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का क्या है? उल्लेख। यानी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्मा तक के अग्निवर्ण तक के राजाओं का उल्लेख मिलता है। राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक के राजा। तो इनका पहला जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, वो है रघुवंश। 19 सर्ग हैं। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का उल्लेख है। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं का उल्लेख है। राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक के राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद है कुमार संभव नंबर 2। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसमें कितने हैं? 19। और इस कुमार संभव में भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। तो इसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। जन्म की कथा का इसमें वर्णन है। तो ये 2 इनके महाकाव्य हो गए। जो महाकाव्य है इनके ध्यान रखना है, अलग अलग याद रखना है हमको। महाकाव्य में पहला है रघुवंश और दूसरा कौन सा है? कुमार संभव। इसके बाद यदि हम बात करें खंड काव्य, दोस्तों ये जो इनकी रचनाएं हैं इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ। जूलियट, हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। आप इनको नोट कर लेना एक जगह। इसके बाद हम बात करें नंबर 2 खंड काव्य। नंबर 2 पे हम बात करें कालिदास के खंड काव्य। देखिए ये महाकाव्य हो गई 2, रघुवंश, कुमार संभव। हमें इनकी टोटल 7 रचनाओं के बारे में अध्ययन करना है। कितनी रचनाएं थी इनकी? टोटल 7। तो 2 का हम अध्ययन कर चुके हैं, रघुवंश, कुमार संभव। ये 2 क्या हैं? महाकाव्य है। इसके बाद हम बात करते हैं खंड काव्य। और खंड काव्य में सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 मेघदूत। पहला है आपका इसमें मेघदूत। एक तो इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं?
दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो मेघदूत, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? एक तो पुरुष के वीर्य गाथा का वर्णन है इसमें, पुरुष की वीर्य गाथा का वर्णन, इसमें पुरुष के या पुरुष की वीर्य गाथा का वर्णन है। देखिए इसमें क्या वर्णन मिलता है? यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी प्रियतमा को संदेश भेजता है, संदेश भेजने का वर्णन है। जो खंड काव्य है, इसमें पहला खंड काव्य हमने पढ़ा मेघदूत, ये दो भागों में है। मेघदूत कितने भागों में है? दो भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पुरुष की वीर्य गाथा का वर्णन है, यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से यानी बादल के माध्यम से अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने का इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद नंबर 2 है ऋतु संहार। नंबर 2 ऋतु संहार। इसमें 6 सर्ग है और 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसमें कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग व 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो इसमें एक तो 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन है। जिस प्रकार इसमें पुरुष की वीर्य गाथा का वर्णन है, इसमें स्त्री की वीर्य गाथा का वर्णन है। तो इसमें स्त्री की वीर्य गाथा का वर्णन है। स्त्री की वीर्य गाथा का वर्णन है और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसमें कुल कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6 ऋतुओं का। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और 3, 4, 5 और लास्ट से है बसंत। लास्ट है बसंत। तो दोस्तों ये 2 तो खंड काव्य हैं इनके, ये 2 हैं खंड काव्य, 2 हैं इनके महाकाव्य। तो रघुवंश कुमार महाकाव्य, मेघदूत, ऋतु संहार इनके खंड काव्य हैं और 3 जो बचे हुए वो इनके नाटक हैं। कालिदास के 3 नाटक हैं। तो नाटक कौन कौन से हैं हम उनका भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कालिदास के नाटक। ये अंतिम पार्ट है आपका। कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं? कालिदास के नाटक देखिए। तो जैसे नंबर 3 पे हम बात करें इनके नाटक, और नाटक में पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। इनका पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। तो इसमें शुंग राजा अग्निमित्र व उनकी प्रेमिका मालविका का वर्णन है। शुंग राजा अग्निमित्र व प्रेमिका मालविका की
प्रेम कथा का वर्णन है। और ये इनका पहला नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो मालविका अग्निमित्रम है ये इनका प्रथम नाटक है, ये इनका पहला नाटक है। इसके बाद नंबर 2 बात करें विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, तो इसमें पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन। पुरूरवा व उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। पुरूरवा और उर्वशी, तो 2 नाटक हैं। नंबर 3 है अभिज्ञान शाकुंतलम। नंबर 3 है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और ये ऐसा नाटक है जिसका विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1789 में। तो एक तो ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसी प्रकार ये इनका अंतिम नाटक भी है, ये इनका अंतिम नाटक भी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1789 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी अनुवाद 1789। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो नोट कर सकते हैं विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद। और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में जानकारी मिलती है। एक ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसका जो कथानक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसका जो कथानक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, और इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला का मिलन, वियोग एवं पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन है। पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन है। तो ये इनके 3 नाटक थे, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और आपका एक कौन सा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं? 7, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 क्या हैं इनके नाटक। तो कालिदास गुप्तकालीन एक महान नाटककार हुए, और जिन्हें भारत का शेक्सपियर तक कह दिया गया, जिनकी तुलना भारत के शेक्सपियर से जिसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, जिसका संबंध कहाँ से था? ब्रिटेन से। तो इनका पहला नाटक कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम। इसमें शुंग वंश का राजा है अग्निमित्र, उसकी प्रेमिका है मालविका, इसकी प्रेम कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ये अंतिम नाटक है। अंग्रेजी में अनुवाद 1789, विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, और इसमें दुष्यंत व शकुंतला का मिलन,
वियोग और पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन मिलता है। तो ये थे आपके कालिदास। इसके बाद जो अन्य जो कवि हैं, विद्वान हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम यूनानी नाटक और गुप्तकालीन नाटकों के बारे में चर्चा करें तो जो यूनानी नाटक थे वो दुखांत हुआ करते थे, जबकि आपके जो गुप्तकालीन नाटक हैं वो सुकांत होंगे। गुप्तकालीन नाटकों में सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलेगी, जो उच्च वर्ण का व्यक्ति था वो संस्कृत भाषा बोलेगा और जो निम्न वर्ण का व्यक्ति है वो प्राकृत भाषा का उपयोग करेगा। तो यहाँ इनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें अभी बची हुई हैं जिनका हमें डिटेल से अध्ययन करना है। तो एक पार्ट था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद हमने कला और साहित्य में पहला बिंदु लिया है जिनका नाम था कालिदास। कालिदास की सात जो रचनाएं हैं, टोटल जो 7 रचनाएं थी, उनका हमने अध्ययन कर लिया कि किस रचना से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कला और साहित्य से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ प्रमुख मंदिर बनेंगे, ईंटों का कौन सा पहला मंदिर बनाया गया, कई विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी, उनका हम आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।